हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि असल में ये करते क्या हैं, उनके बिजनेस को थोड़ा समझेंगे। फिर उसके बाद हम इनके फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम फ्यूचर आउटलुक की। तो अगर अबाउट द बिज़नेस बात करें तो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर असल में गैस सिलेंडर्स बनाता है जो स्टील की होती हैं और जिसमें अलग अलग तरह की गैस को स्टोर किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन जो कोविड के टाइम बहुत हमने यूज़ होती देखी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग अलग गैसेस जिस सिलेंडर में स्टोर की जाती है वो स्टील का जो कंटेनर होता है वो बेसिकली एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर करता है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की बात करें तो इनके पास दो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ इंडिया में है। एक तारापुर में और एक कांदला में, जो एक्सपोर्ट जिससे करते हैं ये। और दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी आउटसाइड इंडिया भी है। एक दुबई में है और एक पिट्सबर्ग यूएसए में। और अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन सिलेंडर्स की इनकी टोटल कैपेसिटी है, सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को मिलाकर, जिनमें यूएसए की तो सिर्फ 4,000 सिलेंडर्स के आसपास ही है। तो और ये जो इनके बिजनेस है वो दो सेगमेंट्स, दो मेजर मेनली सेगमेंट्स है। एक जो सीएनजी सिलेंडर होता है, जो नॉर्मली यूज़ होता है हर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर। या जो हमारी गाड़ियाँ होती है, हाइड्रोजन सिलेंडर। या जो हमारी गाड़ियाँ होती है जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में जो यूज़ होता है सीएनजी में, वो एक होता है। एक वो सेगमेंट है। और दूसरा वाला है इनका इंडस्ट्रियल, जिसमें वो कैसेड फॉर्म में ये इन सिलेंडर सप्लाई करते हैं। कैसेड क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सिलेंडर होता है। ये इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से ग्रुप ऑफ सिलेंडर को सेट किया जाता है और उसको हम कैसेड बोलते हैं। तो ये एक सेगमेंट उनका वो है। दोनों में थोड़ी सिमिलर ही मार्जिन है, बट थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। और जो यूएसए का इनका बिजनेस है वो टोटली गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे बेस्ड है। और इसमें अभी जो ऑर्डर बुक है वो 80 मिलियन डॉलर्स की है। तकरीबन तकरीबन समझ लीजिए 700-720 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है अभी। और ये जो बिज़नेस है वो बहुत लंपी काइंड ऑफ बिज़नेस है। मतलब आपको किसी क्वार्टर देखने को मिलेगा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट, इस पर्टिकुलर जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है यूएसए में। और किसी क्वार्टर दिखेगा कि ज़रा भी बहुत कम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो असल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे हमको पहले ऑर्डर मिला तो हम एक क्वार्टर में उसको एग्जीक्यूट करेंगे उसको, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। और फिर उसका जो रेवेन्यू होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को हमको मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा लंपी काइंड ऑफ बिजनेस है, क्योंकि ये एरोस्पेस और डिफेंस को बेसिकली डील करते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में। और जो इनकी दुबई यूएई में जो कैपेसिटी है वो उससे बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, अफ्रीका में और ब्राज़ील में। और पिछले कुछ क्वार्टर से ये बहुत ज़्यादा सबड्यूड रहा है, ये पर्टिकुलर जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और बट इस क्वार्टर में इन्होंने कहा कि हमको फाइनली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है अपने दुबई वाले मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से। तो अब आगे बात करें तो इनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और आ रहे हैं, एक इजिप्ट में और एक मुंद्रा में। और इजिप्ट का इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जून जुलाई में आ जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा सितंबर में आ जाएगा, फिर उसके बाद कहा कि अब जनवरी में आ जाएगा। जनवरी भी होने वाला है, अभी तक तो आया नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले हमको इजिप्ट का जो प्लांट है उसका फेज़ 1 हमको कमेंस होता दिखेगा। और मुंद्रा भी यही फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए। और मुंद्रा का जो वन ऑफ द लाइंस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलेंडर, जो मुंद्रा की लाइन है वो एक लाइन अभी कमेंस हुई है 31 दिसंबर को। और उसमें अभी हमको ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होते दिख रहे हैं। तो ये जो इन दोनों की अगर कैपेसिटी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर हम दोनों में 100% कैपेसिटी अचीव करते हैं तो जो मुंद्रा का जो यूनिट है वो हमको 200 करोड़, और इजिप्ट का जो यूनिट है वो हम लोग को 100 करोड़ का रेवेन्यू करके दे सकता है। और इजिप्ट की अगर वो 100% यूटिलाइजेशन होता है तो। और इजिप्ट की बात करें तो उनका ये कहना है, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इजिप्ट के प्लांट को लेके, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अभी सीएनजी को। और
हम जैसे ही कमेंस करेंगे इस प्लांट को, विद इन 6 मंथ हम ऑप्टिमम कैपेसिटी अचीव कर सकते हैं। और अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की इन जनरल बात की जाए तो अराउंड 70% है। और इन्होंने कहा है कि इन जनरल पूरे इनके मिलाकर सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को मिला के, और इन्होंने कहा कि हम यहाँ से 20% और ऐड कर सकते हैं। तो इनके ऑप्टिमम कैपेसिटी की बात करें तो 75-80% की बात कर रहे हैं। तो इजिप्ट में इनका बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि हम जल्द से जल्द, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इतनी इतनी ऑप्टिमिस्टिक है वहाँ की गवर्नमेंट, तो हमको बहुत जल्दी उसमें ऑप्टिमम कैपेसिटी अचीव होती दिखेगी इजिप्ट वाले प्लान में। और अगर एक वन ऑफ द कंसर्न्स की बात करें तो एक जीएसटी लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। पहले उन्होंने 156 करोड़ का कुछ बताया था कॉन कॉल में, बट उसके बाद अगले कॉन कॉल में एक एनालिस्ट ने उसे पॉइंट आउट किया था कि आपकी एनुअल रिपोर्ट में 352 करोड़ का यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी दिख रहा है। तो ये असल में एक इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है, और सारे इनके पीयर्स ने भी, और ये और इनके सारे पीयर्स हाई कोर्ट में अपील कर चुके हैं। और हुआ क्या है कि जो सीएनजी वाला सेगमेंट है वो असल में 18% कैटेगरी में फॉल करता है, बट इनको जो नोटिस आई है वो उसमें लिखा है कि नहीं, हम 28% में आपका सीएनजी वाला सेगमेंट आएगा, क्योंकि उसमें जीएसटी कुछ चेंजेस हुई थी, तभी का ये थोड़ा मसला है। बट इन्होंने कहा है कि 90% चांसेस हैं, 90 क्या बहुत ही ज़्यादा ये श्योर है कि हम लोग के हित में ये फैसला आएगा। बट जब तक वो फैसला नहीं आएगा तब तक ये लाइबिलिटी इनकी बनी होगी, और एक थोड़ा सा रिस्क वाला कंसर्न रहेगा, क्योंकि वो अमाउंट बहुत बड़ी है, उनके 1/3 है अपने पूरे मार्केट कैप की। और अगर बात करें ऑर्डर बुक की, तो अभी उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो हमको विद इन 1 ईयर एग्जीक्यूट करनी है। और इसमें सारे प्लांट्स का मिलाकर 1000 करोड़ है। और इसमें जो इनको 1 ईयर में, इसमें यूएसए का भी है और यूएई का भी है, और अपना मुंबई, ये जो इनके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड है। अब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो थोड़ा सा हमको जो सेल्स ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। कभी नेगेटिव सेल्स ग्रोथ तो कभी 12%, कभी 30% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। तो इसमें और मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएट होते दिखे, फ्लक्चुएट होते दिखे। तो इसमें मेजॉरिटी यूएसए जो बिज़नेस है उसका ही कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि हमने कहा कि किसी किसी क्वार्टर में आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा यूएसए का, तो इस वजह से हमको थोड़ा सा उस पर्टिकुलर क्वार्टर में ग्रोथ बहुत बड़ी दिख सकती है। और रही बात इस क्वार्टर की जो डी ग्रोथ आई है, वो बेसिकली उन्होंने कहा है कि सीएनजी में जो वॉल्यूम्स थी वो पिकअप नहीं हुई, क्योंकि जीएसटी का जो चेंजेस आए थे वो एप्लीकेबल था 30 सितंबर से। तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनको सीएनजी की वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से थोड़े से हमको नंबर्स यहाँ पे ख़राब दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। और जो मार्जिन्स है वो मार्जिन्स तो उन्होंने 12 to 14% का ही गाइडेंस दिया है, उसी के अंडर में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आया है। और इनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी करते हैं कि, और सेल्स भी इन जनरल डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट मिक्स कैसा है। और यूएसए का कंट्रीब्यूशन हमेशा से एक इनके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि वो अच्छा मार्जिन और अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ लेके आता है वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो इनका। अब अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो FY26 के लिए स्टैंड अलोन बेसिस पे उन्होंने कहा है कि हम 900 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं। और एबिडा मार्जिन का गाइडेंस तो 12 to 14% ही रखा है उन्होंने। बट जो इससे पहले के क्वार्टर्स में उन्होंने 13 to 15% बोला था, तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि उन्होंने अपनी गाइडेंस को कम किया है। बट 12 to 14 भी विद इन द रेंज ही है। और जो 900 से 1000 करोड़ का स्टैंड अलोन का रेवेन्यू गाइडेंस है, और उसके ऊपर हम अगर 300-400 करोड़ जो इनकी सब्सिडरी है उनसे ऐड कर देते हैं जो यूएसए और यूएई के हैं, तो हमको एज सच इतना कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं। FY26 में फ्लैटिश ही ईयर होगा, कुछ 1500 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी किया था, तो उसी के अराउंड मुझे लगता है आना चाहिए FY26 के रेवेन्यू।
और उन्होंने कहा तो था पहले कि हम FY26 में 10 to 15% की ग्रोथ करेंगे। इन तो इन दोनों क्वार्टर को मिला भी लें, H1 में भी हमको 750 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो अगर H2 भी H1 की तरह हुआ तो भी हमको 1500 करोड़ के आसपास ही रेवेन्यू आता दिख सकता है। तो एज सच इतनी कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट जो इनके दो आने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वो जब लाइव हो जाएंगे तो हमको FY27 में एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल कुछ 12-13 के पी पे आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। बट अगर वो FY27 में अपने जो दोनों भी नए प्लांट से अच्छी ग्रोथ लेके आ पाते हैं, और यूएई का जो प्लांट है उसमें भी जो इन्होंने कहा है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, अगर वो भी ग्रोथ अपटेक होती है और यूएसए के ऑर्डर्स ऐसे ही चलते आते हैं तो हमको एक FY27 में री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। बट ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अपना ड्यू डिलिजेंस करें और देखते हैं, ट्रैकिंग जारी रखेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट किस कंपनी पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।